कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने कर दिया चक्का जाम। पूरे देश भर में किसान का आंदोलन, दिल्ली से लेकर नोएडा तक हुआ जाम। आखिरकार क्यों दोस्तों? हमास इसराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने दी इसराइल को चेतावनी, कहा इसराइल जो है वो गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने बता दिया झूठा, कहा ओबीसी का सहारा लेकर वोट बैंक तैयार कर रही है बीजेपी। और क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, पीडीए ही बीजेपी को हराएगी इंडिया के साथ मिलकर। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, किसान आंदोलन ने मचाया तहलका। जी हाँ, 2.0 किसान आंदोलन का दोस्तों आगाज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, दिल्ली से लेकर नोएडा तक जाम कर दिया गया है। उधर दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है 16 फरवरी को पूरा देश बंद रहेगा और इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। उन्होंने किसानों से अपील की कि कोई भी किसान खेत में ना जाए, उस दिन खेती वगैरह कुछ ना करे, 16 को पूरा देश बंद को सफल बनाया जाए। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है कि मोदी सरकार ने एमएसपी के साथ साथ कई और गारंटियां दी थी किसानों को, वो सारी गारंटियां फेल निकली, उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार ने जो वादे किसानों से किए थे उसकी वादा खिलाफी की है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ अब जनता और ख़ास करके किसान दोनों मिलकर जवाब देंगे, मतलब कि अब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इसराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने फिर से एक बार दे दी, अमेरिका को ने दी दोस्तों इसराइल को चेतावनी। अमेरिका बोला गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे इसराइल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गजा में सपना देख रहा है इसराइल कि उसका एक दिन कब्जा होगा, लेकिन ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस सपने को पूरा होना बहुत मुश्किल है। आप खुद भी जानते हैं कि हमास के लड़ाके कितने ख़तरनाक हैं, इसराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। और एक बार फिर से हमास ने साबित कर दिया है कि वो इसराइल पर भारी है दोस्तों, और ये साफ दिखाई दे रहा है। हमास इसराइल की इस जंग के बीच में एक बार फिर से जो है यहाँ पर अमेरिका ने चेतावनी दे दी फाइनल कि फ़िलहाल इसराइल पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाए, वरना दोस्तों उसके ख़िलाफ़ और जितने संगठन हैं वो हमलावर हो जाएंगे। हिजबुल्लाह से लेकर तमाम जितने भी संगठन उसके पीछे हैं। यही कारण है जो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इसराइल की, क्योंकि अब अमेरिका भी साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मनमोहन सिंह साहब की तारीफ़, तो सोशल मीडिया पर हो गए ट्रोल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की कल विदाई समारोह था, उनका राज्यसभा का कार्यकाल अब ख़त्म हो गया है। मनमोहन सिंह साहब को विदाई दी गई क्योंकि इस सरकार के 10 साल पूरे हो गए। ऐसे में दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ़ें की, तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह साहब से सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे देश के लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखा, उन्होंने कभी किसी पत्रकार को रोका नहीं सवाल दे पूछने से, उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा दोस्तों। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में दोस्तों जितनी भी लाइव कॉन्फ्रेंसें की उन्होंने खुलेआम खुले तौर पर पत्रकारों के जवाब दिए। यही नहीं, जब विदेश जाया करते थे वो तो अपने साथ एरोप्लेन में पत्रकारों को भी लेकर जाते थे, वो उनसे सवाल पूछते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने आज तक किसी पत्रकार को कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई सच्चा पत्रकार सवाल पूछ लेता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर, तो प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता। आपको बता दें चले दोस्तों मच गया हंगामा। जी है, दरअसल आपको बता दें चले संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का जोरदार हंगामा। दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी बनने का ढोंग करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री दोस्तों मध्यम मतलब नॉर्मल वर्ग के हैं, वो ओबीसी हैं ही नहीं। लेकिन भाजपा ने सन 2000 में उन्हें गुजरात के टाइम दोस्तों उनको ओबीसी बना डाला। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट बैंक के लिए अपने आप को कभी सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, तो कभी कहते हैं देश में सिर्फ दो ही कास्ट हैं, अमीर और गरीब, दो ही जात हैं।
अमीर और गरीब और कोई सा धर्म जात नहीं है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जब संसद में पहुंचते हैं तो सुर बदल जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कोई हो नहीं सकता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर उनको लपेटा और कहा कि प्रधानमंत्री खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि देश में चल क्या रहा है। कभी तो वो कहते हैं कि देश में कोई वो है ही नहीं दोस्तों, और कभी कहते हैं कि भैया देश में जो है यहाँ पर बहुत सबसे बड़ा ओबीसी मैं हो रखा हूँ। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की मंशा क्या है, वो क्या कहना चाहती है। वो दुनिया को ये बताना चाहती है कि देखो भैया हम तो बहुत बड़े ओबीसी हैं और हमारा सपोर्ट करा करो। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती चली जा रही है अपने इन्हीं झूठों पर। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर आईना दिखाने का काम किया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने साफ कहा। आपको बता दें चले दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी ये प्रतीत करने की कोशिश कर रही है कि भगवान श्री राम को ये लोग लेकर आए हैं। दरअसल आपको बता दें चले, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का सहारा ले रही है। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि जो है हिंदू धर्म जैसा कुछ नहीं होता, हम सब सनातनी हैं। इसको लेकर कई बार बवाल मचे हैं उनके हिंदू बयानों को लेकर। लेकिन एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोला और कहा जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही भगवान श्री राम को लेकर आए हैं, वो लोग झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और भगवान श्री राम का भी दोस्तों अपमान कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर कर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक तैयार करने की कोशिश में है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ बता दिया। जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि अब बीजेपी के लिए एक और मोर्चा खुलने की तैयारी हो गई है। क्योंकि अखिलेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है दोस्तों वो आए दिन बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं, और यही कारण है जो बीजेपी को डर भी लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। कब वो कौन सा बयान देते दोस्तों ये किसी को पता नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बिहार में 12 तारीख को हो सकता है बड़ा खेला। फ्लोर टेस्ट के दिन दोस्तों तेजस्वी यादव कर सकते हैं बड़ा खेल बिहार में। दरअसल माना जा रहा है फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू और बीजेपी में डर है। आपको बता दें चले, बताया जा रहा है कि फिलहाल आरजेडी कुछ गेम कर सकती है दोस्तों, और ऐसे में आरजेडी अगर कुछ गेम करती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके का गेम पलट जाएगा। और पलटने के साथ साथ दोस्तों सत्ता भी पलट जाएगी। जी हाँ, अगर तेजस्वी यादव के पास 8 वो आ जाते हैं दोस्तों सांसद, तो ये समझ लीजिएगा कि तेजस्वी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि फ़िलहाल ये ज़्यादा मुश्किल तो है, इसलिए क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। वो विपक्ष को डराती है जो कोई भी पार्टी छोड़ने का काम करता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी वाकई में दोस्तों 12 तारीख के दिन कर देंगे खेला। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। नीतीश कुमार के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो। और माना यही जा रहा है कि हो सकता है ऐसा कि 12 तारीख के दिन तेजस्वी यादव के पास दोस्तों कई मंत्री टूटकर चले जाएं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी को तो सीएम पद तक का ऑफर दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होगा आने वाली राजनीतिक कैरियर में, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर ये गेम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राकेट टिकट बोले सरकार ने किसानों का, मजदूरों का और ख़ास करके युवाओं का सपना तोड़ दिया है। राकेट टिकैत ने कहा कि हम 16 तारीख के दिन पूरा देश बंद रखेंगे, और पूरे देश बंद का आह्वान किसानों ने साफ कर दिया है। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने गारंटी दी थी कि वो एमएसपी किसानों को देगी न्यूनतम मूल्य, लेकिन किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा। राकेट टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, नहीं हुई। पर ये सरकार या ख़ास करके युवाओं के सपने तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारी कई मांगे, पहला हम युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, दूसरा किसानों की एमएसपी की जो गारंटी दी गई थी उसको पूरा किया जाए। सरकार ने गारंटी दी दोस्तों, उसके बाद धोखाधड़ी कर दी। और आप समझिए ये धोखाधड़ी जब हुई तो इसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा, लोगों ने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की। जाहिर सी बात है आपत्ति तो आती है दोस्तों जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं और कोई एक फैसला लिया जाए तो इस पर सवाल भी खड़े हो ही जाते हैं। तो कम से कम ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो है वो सरकार को इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से
पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। अखिलेश बोले इस सरकार की विदाई तय है, 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, बीजेपी का जाने का समय नज़दीक आ गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि अब बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न अखिलेश ने बताया कि बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 2024 में वापसी नहीं कर पाएगी। अखिलेश ने कहा है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर लोगों को न्याय दिलाएंगे। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब अखिलेश की एंट्री हो गई है, जहां पर अखिलेश को खरगे ने न्योता दिया था और फिर से एक बार राहुल गांधी और दोस्तों खास कर राहुल गांधी के साथ साथ जो है अखिलेश यादव नज़र आने वाले हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दोस्तों तमाम बड़े नेता इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि फिलहाल आने वाले समय की जो राजनीति है दोस्तों, वो एक अलग पैमाने पर जा रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल दोस्तों इस वक्त इस राजनीति के कई मायने माने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस राजनीति के मायने आप समझिए दोस्तों, आगे चलकर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि इसलिए भी बन जाता है दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक बार फिर से सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। और ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका तो लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं। ये मानकर चलिए कि अब बस 100 दिन बचे हैं आपके पास, लगभग मतलब 3 महीने समझ लीजिए। 3 महीने बाद घोषणा कर दी जाएगी लोकसभा चुनाव की, और 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव का आगाज़ होने वाला है। पता चल जाएगा कि लोकसभा तो होगी, लेकिन इस लोकसभा में दोस्तों नया प्रधानमंत्री होगा या फिर प्रधानमंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अब 3.0 सरकार फिर आने वाली है, ट्रिपल बार। लेकिन दोस्तों हम तो एक ही बात कहेंगे कि ट्रिपल बार मोदी जी सरकार आए या ना आए, लेकिन आपकी विदाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो देश का माहौल इस वक्त बन चुका है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फिट नहीं बैठ रही है। जो उसने नफ़रत फैलाई है उसको हटाने के लिए दोस्तों एक ऐसी सरकार, ऐसे गठन की ज़रूरत है जो लगभग देश में प्यार फैलाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी बोली फिलहाल बीजेपी हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है, ईडी सीबीआई के ज़रिए उनको परेशान किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी से लेकर तो सोरेन से लेकर तो ममता बनर्जी तक तमाम विपक्ष को बीजेपी ईडी और सीबीआई के बल पर परेशान करने में लगी हुई है। आधे से ज़्यादा नेता तो जेल जा चुके हैं और कुछ पर और बीजेपी का निशाना है। अपने नेताओं के घर पर दोस्तों बीजेपी ईडी सीबीआई नहीं भेजती, जाहिर सी बात है वो अभी सत्ता में है। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि ईडी सीबीआई के बल पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, वो विपक्ष को जेल में डालकर खुद अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। सिंपल सी बात ये दोस्तों, अगर बीजेपी को इतनी प्रॉब्लम है तो वो अकेले ही चुनाव लड़ ले, यही अच्छा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी दोस्तों मुकाबला तो करती नहीं है, कभी ईडी के बल पर, कभी सीबीआई के बल पर, तो कभी ईवीएम के बल पर ऐसे चुनाव जीता जाता है। और ये बात तो बार बार साबित हो चुकी है कि भैया ईवीएम को बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि ईवीएम दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा है, वो हटती ही नहीं। अब आप देख लीजिए चुनाव आयोग का ढेठापन, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। यही नहीं, ईवीएम दोस्तों, ईवीएम से चुनाव कराना यानी कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही कहा जाएगा इसे। अमेरिका जैसी बड़ी जगहों में दोस्तों ईवीएम का यूज़ क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पर ईवीएम का यूज़ नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी दोस्तों ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि ईवीएम से लेकर तो तमाम बड़े अफसरों तक पर मोदी सरकार का शिकंजा है। कैसे चुनाव जीतना है, कहाँ क्या करना है, ये बीजेपी दोस्तों अब अच्छे से जान चुकी है। और उसकी जो शातिरनेस है, जो उसकी चालबाजियाँ हैं, उससे निपटने के लिए दोस्तों इनको भी वही करना पड़ेगा। क्योंकि गंदगी में उतरने के लिए दोस्तों, गंदगी को हटाने के लिए गंदगी में उतरना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, यूसीसी बिल के ऊपर ओवैसी ने निकाली भड़ास। दरअसल आपको बता दें चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल, इस पर बवाल मचा हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले बिल लाया गया है, जहां पर इस बिल को लेकर ओवैसी ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी मुसलमानों के
हर चीज़ में घुसने की कोशिश करती है। ख़ास करके जो ट्रिपल तलाक कानून लाई थी बीजेपी, उसका भी विरोध किया गया था। लेकिन आपको बताते चले, इस बिल में बताया जा रहा है कि तमाम जो मुस्लिमों के धर्म के आधार पर वो चलते हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ओवैसी ने कहा है कि वो चाहे कुछ भी बिल लिया है, जनता उसको नहीं मानने वाली, क्योंकि मुस्लिम जिस हिसाब से चलते हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी घिर चुकी है। और ख़ास कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस बिल को ओवैसी ने काला बिल करार दिया और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तमाम धर्म के जो लोग हैं, जितने भी धर्म के, सिख, ईसाई, तमाम मुस्लिम दोस्तों, इस चीज़ को बदलने की कोशिश की जा रही। क्योंकि दोस्तों मैरिज के रूल्स भी अलग होते हैं मुस्लिमों में, हिंदू भाइयों में अलग होते हैं, सिखों में अलग होते हैं, और इन चीज़ों को भी बदला गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा बीजेपी पर फूट रहा है। और कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का एक चाल है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय रावत की बीजेपी को चेतावनी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों के ऑर्डर पर सरकार गिराई जाती हैं और बनाई जाती हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सरकार गिराने बनाने के लेकर घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर बीजेपी के ऊपर बार बार संजय रावत भड़क जाते हैं। फिर से एक बार संजय रावत ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरती है, तभी तो वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते फिर रहे हैं। कभी कह रहा है कि अब 3.0 सरकार आने वाली है, कभी कह रहा है अब की बार 400 पार, और तमाम तरीके के जो जुमले दिए जा रहे हैं। इससे जनता भी सोच में पड़ जाती है कि भैया देखो सामने वाला कितने दावे से कह रहा है। उसने देश में दोस्तों जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर दंगे फैले, और NRC CAA जैसे कानून लाया गया, किसान विरोधी कानून लाया गया, तमाम चीज़ें की गई। लेकिन ये सरकार दोस्तों इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से लोकसभा को फिर से जीत लिया जाए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा दोस्तों, एक बार बस लोकसभा चुनाव हार जाए बीजेपी, फिर तो बीजेपी को ख़त्म होना ही है दोस्तों। क्योंकि तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, फिर दोस्तों केंद्र में आने के बाद केंद्र पे कब्जा हो जाएगा इंडिया गठबंधन का, और फिर पता चलेगा इन्हें कि सरकार गिराना कैसा लगता है। क्योंकि जब दोस्तों इंडिया गठबंधन ये करेगा, तो मैं लिख के देता हूँ बीजेपी को बहुत दुख होगा। बीजेपी कहेगी देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और कांग्रेस ख़त्म करना चाहती है बीजेपी को। ऐसी बातें हमेशा से बीजेपी करती आई है, लेकिन आज जब खुद सत्ता में है तो दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राह पर हैं, और उन्होंने पूरे देश की सरकारों को ज़्यादातर गिरा दिया है, हासिल कर लिया है। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर वो बुरी तरीके से फेल हुए, मुँह की खानी पड़ी है। चाहे वो उत्तराखंड, झारखंड हो, या फिर दोस्तों राजस्थान हो, जब गिराने की कोशिश की गई थी। अब तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब गहलोत ने सरकार बचाई थी तो बीजेपी को करारा तमाचा पड़ा था। और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आए दिन सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं और की जाती हैं। तो कम से कम दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि बीजेपी की राजनीति पर विपक्ष भारी है, क्योंकि आने वाले समय में विपक्ष ज़रूर वोट बैंक तैयार कर रहा है दोस्तों। और वो एक बार वोट बैंक आ गया तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी तो लोग बीजेपी से इसलिए डर रहा है कि बीजेपी दोस्तों सारे अफसरों को, तमाम लोगों को डरा रही है। लेकिन आप समझिए, जब चुनाव होगा और वोट आएंगे लोगों के पास, तो ये साफ़ हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि लोकसभा में एक बार ये ऐलान हो गया कि भाई ये जीत रहा है, इसके बाद बीजेपी का गेम ही ओवर। बस इंडिया गठबंधन दोस्तों बीजेपी से अच्छे मार्क लाकर जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में बड़ी सरकारें सपोर्ट में है। हालांकि नीतीश कुमार इधर थे, लेकिन पलटू राम चचा ने ऐसी पलटी मारी कि बीजेपी में जाकर गिरे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों शक्ति सिंह गोयल। संसद में उखेड़ दी बीजेपी की बखिया, प्रधानमंत्री की भी उतारी नकल। दरअसल आपको बता दें, शक्ति सिंह गोयल ने दोस्तों बीजेपी को जमकर घेरा। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि कहाँ गए वो प्रधानमंत्री जो कहते थे भाइयों और बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपको बता दें धनकर और उनके बीच में जमकर बहस भी हुई, लेकिन शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि मैं सबूत पेश करता हूँ। आप समझिए, जगदीप धनकर दोस्तों बीजेपी के ही स्पीकर हैं, इसलिए उनका खून खोल उठा और उन्होंने कहा आप ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन शक्ति सिंह गोयल ने बोलती बंद कर दी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को